नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आज के कार्यक्रम में बात हम करने वाले हैं महाकुंभ की। महाशब्द आने के साथ ही जो एक विशालता का अनुमान हम लगा पाते हैं, उस दृष्टि से कुंभ शब्द अपने आप में एक प्रकार के कलश के आकृति की तरफ इंगित करता है और महाकुंभ का संबंध किस तरह पौराणिक कथाओं से होते हुए अमृत के वितरण की कथा के साथ जुड़ा है और क्या-क्या बातें हैं जो इस बार जो 144 बरस के बाद विशेष रूप से इस तरह का आयोजन हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 40 करोड़ लोग स्नान करने के लिए प्रयागराज में पहुंचने वाले हैं। क्या है इसकी विशेषता? क्यों हमें इसके बारे में जानना चाहिए? और जानने के साथ यदि हम वहां जाने का विचार करते हैं, तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर है? इस सब के बारे में जानकारी देने के लिए जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गोविंद पारीक। आपका स्वागत है। नमस्ते। धन्यवाद अशोक जी। तो मैं आपको बधाई देने के साथ बधाइयों का जो एक विशेष कालखंड है, तो लोहड़ी की जो बधाइयाँ आपको और हमारे सभी दर्शकों को, आपने जयपुर में लोहड़ी मनाए जाने का जो आप साक्षी बने हैं, उसका भी आप कुछ ब्यौरा देंगे। और यहाँ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में बल्कि सब और एक विशेष प्रकार का उत्साह। भारत जो है वो उत्सवों का सम्राट है एक रूप में। विविध प्रकार के उत्सव हैं और उत्सव हमारे भीतर की सकारात्मक और सृजनात्मक भाव को अलग-अलग संदर्भों के साथ जोड़कर उजागर करते हैं। तो इतनी बात कहते हुए पहले तो आप कुंभ की तरफ जाने से पहले लोहड़ी की तरफ चलते हैं। तो कैसा लगा आपको जयपुर में इस बार लोहड़ी का मनाया जाना? अशोक जी, आपको भी, आपको पूरे परिवार को और पूरे हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं को भी लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूँगा सबसे पहले तो। लोहड़ी परंपरागत जैसी आपने अभी कहा कि भारतीय संस्कृति, वो पूरी तरह से एक उत्सव परायण संस्कृति है, कि जहाँ हम संस्कृति अलग-अलग अवसरों पर किसी न किसी प्रकार के उत्सवों को तलाशते हैं और उन उत्सवों को एक फेस्टिव एनवायरनमेंट में हम उनको एन्जॉय करते हैं। तो हमारी पूरे वर्ष पर्यंत इन उत्सवों की एक श्रृंखला चली रहती है और ये श्रृंखला जो उत्सवों की चलती है, वो किसी न किसी स्वरूप में हमारे जनमानस को, हमारी मनोमस्तिष्क को प्रभावित करती है और हम सदैव एक प्रसन्नता की मुद्रा में प्रसन्नता का भाव और एक सामूहिकता का भाव इसके साथ जुड़ा रहता है। कोई सा भी पर्व हो, वो पर्व हमें एक व्यक्ति से निकल कर के अपने परिवार और समाज के साथ में जोड़ता है और जब समाज के साथ व्यक्ति जुड़ता है, तो उन परिस्थितियों में उसमें नैराश्य भाव की संभावनाएँ कम होती है और एक सकारात्मक और सृजनात्मक वातावरण की तरफ वो प्रेरित और उत्साहित होकर के आगे बढ़ता है। जैसे आज लोहड़ी की आपने बात की तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जयपुर में जो विशेष तौर पर जहाँ पंजाबी परिवार ज़्यादा रहते हैं, जहाँ सिख परिवार ज़्यादा रहता है, वहाँ लोहड़ी का जोश, खरोश, हर्ष और उल्लास और उमंग कुछ विशेष रहती है। तो बस उसी को देखने के से मन प्रफुल्लित होता है। जो मना रहे हैं वो तो उनको प्रफुल्लन अपने तरीके का है, लेकिन अगर उसको हम देख भी रहे हैं, तो वो जो पवित्र जलती हुई अग्नि, वो कहीं न कहीं हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। तो मुझे ये बचपन से इस तरह का शौक है। क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे पूछिए। ऐसा हाँ। याद आ रहा है कि जब हम श्रृंखला उत्सवों की बात करें तो मकर संक्रांति का भी अपना एक अलग रूप में महत्व, पतंग उड़ाने के अलावा जो भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और वो सारा भी, तो ये सब मिला-जुला एक बड़ा मांगलिक सा कालखंड अभी है। सही कह रहे हो अशोक जी। अगर हम इसको हमारे मौसम के साथ हमारी जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, भूगर्भीय परिस्थितियाँ हैं, उन सबको साथ मिला कर के जोड़ कर के देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये संस्कृति जो हमारी कई तरह की चीज़ों का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। इस समय शीत अपने परम पर है और अब आज के बाद में जब मकर संक्रांति के बाद में फिर सूर्य जब उत्तरायण के होंगे, तो जो शीत अपने पीक पर आने के बाद वो उतार पर ढलना शुरू होगी। इसी तरह से माना जाता है और साथ में इस समय एक पर्व जो हँसी-खुशी, प्रसन्नता और जो कुछ फसल उत्पादित हुई है, उसको भी सेलिब्रेट करने का इस समय एक वातावरण बनता है पूरा का पूरा। और शीतकाल में एक और चीज़ रहती है कि इस समय खान-पान की बातों के ऊपर भी, तो तिल, तिल के लड्डू, तिल, गुड़ और उसके साथ और मिली-जुली इस तरह की चीज़ें, चाहे वो गाजर का हलवा हो या पौष्टिक चीज़ें हों। आप देखेंगे कि इस तरह के वातावरण में इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जयपुर में एक संस्कृति और है, पोष बड़ा इस समय आयोजित किए जाते हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति और इन सब के आस-पास में, पोष के माह में। तो जहाँ तेल भी है, दाल भी है और साथ में अन्य पौष्टिक आहार भी है। तो वे शरीर को पुष्टि भी प्रदान करते हैं।
गोविंद जी, मुझे स्मरण आता है जयपुर और विशेष करके अहमदाबाद और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग बड़े धूमधाम से, उत्साह से उड़ाई जाती है। सामूहिक रूप से लोग छतों पर चढ़ते हैं और फिर वो काँटा है का स्वर जो है वो बचपन में बहुत ही मधुर लगता था। अगर हमारी छत पर से वो उभर रहा होता था कि पतंग काट दी गई है। पर उसको भी मैं ऐसे देखता हूँ कि वो एक बहाना हो जाता है कि आप आकाश की तरफ देख रहे हो, तो आपकी दृष्टि उन्नत है और सूर्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ वो पर्व है, तो आप सूर्य भगवान के ऊष्मा का सेवन भी उस समय में कर रहे होते हैं। तो सूर्य की ऊष्मा का सेवन भी साथ में हुआ और साथ में फिर वही बात है कि ये भी सामूहिकता का पर्व है कि आप छत पर जब रहते हैं तो सारे पड़ोसी भी छत पर है, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और प्रसन्नता के साथ उस भाव के साथ में एक सामूहिकता उत्पन्न होती है। वो एक तरह से सामंजस्य की हमारी संस्कृति को और ज्यादा पोषण प्रदान करती है। बिल्कुल सही कहा आपने और ये जो पोषण वाली बात है उसको लेके अब हम महाकुंभ की तरफ जब जा रहे हैं, तो वो ऐसा संसार में अद्वितीय उत्सव और इस तरह का समागम जो अकल्पनीय है और उसके पीछे जो एक परंपरा है वो कई शताब्दियों की है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यवस्था की दृष्टि से इस बार डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी बहुत उपयोग किया जा रहा है, ऐसा हम सुनते हैं कि वो सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे भी लगाए जाने की व्यवस्था और जो टेंट हैं, तो अब चूँकि नया युग है, तो टेंट भी अलग प्रकार के होने लग गए हैं। पर मैं चाहता हूँ गोविंद जी हम प्रारंभ करें जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संबंध में जो 1 महीने पहले एक संबोधन किया था कुंभ के बारे में व्यवस्था को लेकर और इसकी महत्ता को लेकर, उसका संक्षिप्त जो हिस्सा है उन्हीं के चैनल को धन्यवाद देते हुए उस तरफ हम बढ़ते हैं। तो मोदी जी की बात विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। स्वस्तिरस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानां स्वहितमवं शशितमं पतितमं विष्णुतमं देवहितमं चन्द्रमां सूर्यादित्युः। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता पञ्चधारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासना। ह्रीं पृथिव्यै नमः ध्यानां प्रातः स्मरामि हनुमन्तमनन्तवीर्यं श्रीरामचन्द्रचरणाम्बुजचञ्चली।
आज देश एक साथ विकसित भारत के संकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है इस महाकुंभ से निकली आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति हमारे इस संकल्प को और मजबूत बनाएगी। तो गोविंद जी, ये हमने देखा जो कुछ ऐसे दृश्य हैं जो मांगलिक हैं, वो हमें जो पावनता है भारत की और एक सांस्कृतिक आभा जैसी है, उसके बारे में वहाँ से पता लगता है। मैं 2 संदर्भ इस जो कुछ हमने देखा तो हमने दर्शन किया अक्षय वट जो था वाटिका उसके भी, और साथ ही वो लेटे हुए हनुमान जी जो प्रयागराज में जो गए हुए हैं उन्होंने वहाँ पे दर्शन किए होते हैं। तो ये 1 महीने पहले के दृश्य थे जब वो खाली-खाली सा था, व्यवस्था की दृष्टि से बात थी, पर अब तो आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रारंभ हो गया है महाकुंभ। तो अब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या-क्या कथाएँ हैं जो इस कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ी हुई? सबसे प्रचलित कथा देव और दानव संग्राम की है कि जब समुद्र मंथन हुआ देव और दानव संग्राम के दौरान, और उसमें 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से पहले हलाहल विष निकला, जिसे जो देवताओं के पक्ष में था। देवताओं ने को जब ये हलाहल विष मिला तो वो सब महादेव के पास गए और उन्होंने अपनी कंठ में उसको धारण करके वो नीलकंठ हो गए। और उसके बाद अमृत निकला, जो अमृत राक्षसों के पास जाने वाला था, असुरों के पास जाने वाला था। तो उसी समय की कथा ये है कि भाई उसको भगवान इंद्र के पुत्र को कहा गया कि आप किसी तरह से इसको अपने पक्ष में लें और इसको लेके उड़ जाए। और उसके साथ में मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु जी आकर के असुरों को रिझाते हैं। और इस दौरान इंद्रपुत्र उस अमृत कलश को लेकर के जब बाहर निकलने को होते हैं, तब एक तरह से उस छीना झपटी होती है और 4 बूंदें उसकी पृथ्वी लोक पर गिरती है और 8 बूंदें स्वर्ग लोक में गिरती है, देवलोक में गिरती है। तो जो 4 बूंदें जहाँ-जहाँ गिरी, वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, वो और इनकी नदियों, इनके पास स्थित नदियों में गिरी। तो यहाँ संगम में जहाँ गंगा और यमुना प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है और सरस्वती अदृश्य रूप से इसमें समाहित होती है, वो त्रिवेणी संगम प्रयागराज का महत्वपूर्ण तटबंध बिंदु ये था। हरिद्वार हम सब जानते हैं कि गंगा के किनारे पर है और गंगा हरिद्वार में गंगा में इसकी बूंदें गिरी। और इसी तरह से उज्जैन में शिप्रा नदी में इसकी बूंदें गिरी और नासिक जो गोदावरी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी में भी इसकी बूंदें गिरी। तो इन नदियों को सम्मान हम माँ के स्वरूप में प्रदान करते हैं, माँ का स्वरूप इनको देते हैं और इनका सम्मान और श्रद्धा इनके प्रति व्यक्त करते हैं। एक विशेष परिस्थिति ये भी रहती है कुंभ के लिए कि जैसा अभी आपने कहा कि ये महाकुंभ है, तो महाकुंभ के बारे में ये कहा गया कि जब अंतरिक्ष की परिस्थितियां किस तरह की होती है, हमारे सितारों की स्थितियां क्या है, ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कुंभ कब और कहाँ पर होगा। तो मैं इसका भी उल्लेख करना चाहूंगा कि विशेष रूप से जो प्रयागराज का कुंभ है, वो प्रयागराज के कुंभ में ये माना जाता है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में प्रवेश करते हैं और गुरु जो ग्रह है, बृहस्पति भी जिसको कहते हैं, वो जब वृषभ राशि में होता है तब प्रयागराज में कुंभ होता है। तो इसकी तिथियां, ये हम इस बात के हमें गर्व है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, उनको एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का बहुत गहन उनकी जानकारी थी, बहुत गहन उनका अध्ययन था। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हर 12 साल बाद में पूर्ण कुंभ होता है। 3 साल कुंभ, 6 साल बाद में अर्ध कुंभ और 12 साल में पूर्ण कुंभ। और जब 12 साल में प्रयाग में पूर्ण कुंभ होता है, तो पूर्ण कुंभ में ये भी माना जाता है कि गुरु की सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूर्ण होती है, तो उसको उस दृष्टिकोण से 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ उस समय माना जाता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होते हैं, उसको गणना उसी स्वरूप में की गई है, तो 144 वर्ष होते हैं, तो उसको महाकुंभ की संज्ञा दी गई है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुंभ कुंभ है, चाहे वो अर्ध कुंभ हो, चाहे पूर्ण कुंभ हो, चाहे महाकुंभ हो, कुंभ की महिमा बिल्कुल एक जैसी है। ये नामकरण अपनी दृष्टि से, अपनी सुविधा के लिए श्रद्धालुओं ने अपने अपने तरीके से इसको प्रदान किए हैं। और जब ये बूंदे गिरने के साथ में एक बात और अशोक जी मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वो मुख्यतः प्रयागराज के संबंध में, कि प्रयागराज के बारे में ये भी माना जाता है कि यहाँ पर संगम तट पर ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था और उस यज्ञ की एक पवित्र पावनता उस स्थान विशेष के ऊपर आलोकित हुई। और उस स्थान विशेष की अलौकिकता के कारण यहाँ
और भी ज्यादा इसको पवित्र एक दर्जा इसको प्रदान किया गया। तो ये जो बात आप बता रहे हैं और जिसमें आपने एस्ट्रोनॉमिकल जो ज्ञान था ऋषि मुनियों का, उसकी चर्चा की, वो हम रोज के जो हमारे कैलेंडर हैं उसमें भी देखते हैं कि न जाने कितनी शताब्दियों पहले उन्होंने ये घोषित कर दी कि अमुक दिन सूर्योदय इतने बजे होगा, सूर्यास्त इतने बजे होगा, और जो काल की गणना करने के साथ साथ किस तरह से ग्रहों की चाल का मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये सारा अध्ययन जो वेद में आप ज्योतिष एक अंग है उसके द्वारा भी मुहूर्त इत्यादि का नियामन होता है। पर ऐसा जो अवसर है 144 बरस के बाद में आ रहा है, इसमें अब मुझे लगता है कि युग एक अलग रूप से जो एक संचार क्रांति के बाद में जब इस तरह के उत्सव आते हैं तो नई पीढ़ी की जिज्ञासा भी बढ़ती है, उनको जानकारी भी अधिक होती है और वो शोध करने का भी प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे में जो हमारे प्रामाणिक बुद्धि जीवी कह दें या विद्वज्जन हैं, अगर उनकी बात नई पीढ़ी तक पहुँचती है, तो वो एक अच्छा ऐसा सेतु बनता है कि ये जो हमारी परंपरा का प्रवाह है, वो श्रद्धा के साथ होता रहेगा। उस दृष्टि से जैसा आप देख रहे हैं मीडिया में, या जैसे योगी आदित्यनाथ जी स्वयं चूँकि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो जब बात कर रहे होते हैं, तो आपको कैसा लगता है? एक तो स्केप्टिसिज़्म एक वर्ड रहता है कि भई कुछ भी है और ये परंपरागत बातें हैं, तो इन पे श्रद्धा से नहीं देखना। मैं लेकिन स्वयं ऐसे देख रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो भारत की परंपरा के साथ सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। विदेशों से जाकर भी जब वो कुंभ में स्नान करते हैं तो उनके अंदर एक आह्लाद का सा भाव आता है, एक अलग प्रकार का आनंद आता है, और एक एक ऐसा कुछ चमत्कारिक हो जाएगा जीवन में घटित, कई लोग ऐसा भाव लेकर भी वहाँ पहुँचते हैं। तो मोटा-मोटी इस दृष्टि से 2 प्रश्न बन जाते हैं इसमें। एक, जो जानकारी की दृष्टि से आपको क्या लगता है पहले के मुकाबले में कुछ बेहतर है स्थिति कि भई लोग ठीक-ठीक समझ पाएँ, इस संबंध में सामग्री उपलब्ध है, बाकी उनकी जिज्ञासा पर होगा। दूसरा, वहाँ पर क्या अपेक्षा लेके जाना चाहिए? आपने जो कुछ सुना है, आप अपना चिंतन है, उसके आधार पर क्या सोचते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल अशोक जी आपने किए हैं और ये कुंभ का अगर सही मायने में कहें तो इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है, क्या इसका वैज्ञानिक महत्व है और क्या इसका धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व, बहुत सारे महत्व एक साथ कुंभ के साथ में जुड़ते हैं। पहले मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि थोड़ा-सा इसके वैज्ञानिक स्वरूप पर एक तो ये एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के आधार के ऊपर जब है, तो कहीं न कहीं विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात, एक और चीज़ इसके साथ में जुड़ती है कि जैसे हम ये भी मानते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस उसका इम्पैक्ट एक हमारे बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी उसके हैं। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जब चंद्रमा की दशाएँ बदलती है, तो एक मनोमस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और इस तरह से भी माना जाता है कि जिस तरह से पृथ्वी में जल का 70-80% भाग जल का है, ऐसे ही मनुष्य के शरीर में भी 70 से 80% भाग जल का है। और जब चंद्रमा की हम देखते हैं कि जब पूर्णिमा और अमावस्या के वातावरण होते हैं, तब समुद्रों में जब ज्वार उसका जिस तरह से परिवर्तित होता है, तो जब समुद्रों के जल स्तर में परिवर्तन होता है, तो मनुष्य के शरीर के जल स्तर में भी निश्चित रूप से परिवर्तन होता है और उसका प्रभाव कहीं न कहीं हमारे ऊपर दृष्टिगोचर होता है। ये एक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य है। और साथ में एक और बात रहती है कि हमारे बायोमैग्नेटिज़्म के अनुसार ये भी माना जाता है कि हर मनुष्य के शरीर से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जब जहाँ कहीं भी हम जो आउटर एक्सटर्नल जितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ में जब कनेक्ट होता है, तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट होता है। तो अब हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बना और एक प्रयागराज में जो एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ के एनवायरनमेंट में जो मकर और राशि के प्रवेश में सूर्य के में और साथ में वृषभ राशि गुरु गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश से और इन सब का जो एनवायरनमेंट एक इम्पैक्ट वहाँ पर बनता है, तो कहीं न कहीं मनुष्य के मन को भी वो प्रभावित करता है। उसके शरीर को प्रभावित करता है, उसकी सृजनात्मक शक्ति को, उसके सकारात्मक भाव को, उसकी आध्यात्मिक प्रेरणाओं को, ये कहीं न कहीं से इन सब चीज़ों को जोड़ता है। और एक और बात रहती है कि जब एक साथ पवित्रता का भाव लिए हुए करोड़ों श्रद्धालु जब वहाँ जाते हैं, तो वो करोड़ों श्रद्धालुओं का आने वाला एक उज्ज्वल भाव
वो कहीं न कहीं उसकी सकारात्मकता में और भी वृद्धि करता है। एक विशेष बात ये भी रहती है कि इस अवसर के ऊपर 13 मुख्य अखाड़े माने जाते हैं भारतीय सनातन परंपरा के। वो सारे 13 अखाड़ों के साधु सन्यासी, उसमें कई ऐसे साधु सन्यासी भी होते हैं जो हिमालय की कंदराओं में है, एक दुर्गम स्थलों पर रहते हैं, लेकिन कुंभ के समय आकर के सारे वहाँ एकत्रित होते हैं, कल्पवास करते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि हमारे घर परिवार में भी अगर कोई सकारात्मक भाव का व्यक्ति जब घर में प्रवेश करता है, तो घर का वातावरण भी थोड़ा-सा सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ये एक हम कटु सत्य है। हम आप और अपने घरों में महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का एक व्यक्ति के आगमन पर घर में किस तरह के प्रभाव होते हैं। तो जब वहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में सकारात्मक भाव के व्यक्ति जब एक साथ एकत्रित होते हैं, तो वहाँ का वातावरण में निश्चित रूप से सुधार होता है। और ऐसे व्यक्तियों के दर्शन और ऐसे व्यक्तियों के उपदेश, एक खास बात अशोक जी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम कुंभ के उद्गम के बारे में चर्चा करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमारी सभ्यताएँ नदी घाटी के किनारे विकसित हुई प्रारंभिक काल में, जब मनुष्य के का प्रादुर्भाव हुआ उसके तुरंत बाद से, तो नदी घाटी पर ही हमारी शहर सभ्यताएँ विकसित हुई। और नदी घाटियों के मुख्य स्थलों पर, जिनको पवित्र स्थल के रूप में एक रेखांकित करके, वहाँ पर हर वर्ष कुछ अंतराल के बाद वहाँ साधु सन्यासी सब एकत्रित एक समागम के रूप में एकत्रित होकर के एक आध्यात्मिक वातावरण बना करके आध्यात्मिक चर्चाएं जब करते हैं, तो वो भी एक कुंभ है। तो इस समय जैसे कुंभ में प्रयागराज में 13 अखाड़ों के सारे साधु सन्यासी वहाँ मौजूद हैं। वहाँ मौजूद होकर के वो अपना कोई कल्पवास में है, कोई अपने वहाँ नियमित रूप से सत्संग हो रहा है, नियमित रूप से भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है और वहाँ वेद और उपनिषदों के व्याख्यान हो रहे हैं। तो इन सब का एक और साथ में परिचर्चाएँ हो रही है। तो जब प्रारंभिक काल में एक ये भी माना जाता है कि कुंभ का उद्गम, कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ऋग्वेद के काल से कुंभ की शुरुआत हुई थी। उस समय सामूहिक रूप से एकत्रित करके धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चाएँ करते थे, वो कुंभ का स्वरूप था। कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि शंकराचार्य के समय पर भगवान शंकर ने वहाँ इन स्थलों पर जो मठ स्थापित किए थे, उनके पहले कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के ऊपर उन्होंने आध्यात्मिक चर्चाओं के केंद्र के रूप में इन स्थलों को चुना और चुनने के बाद उन स्थलों पर आध्यात्मिक चर्चाएँ शुरू हुई। तो एक मेला सा लगा आध्यात्मिक व्यक्तियों का और वहाँ उन्होंने स्वरूप में उसको आगे बढ़ाने का काम किया। गुरु जी, विषय इतना विस्तृत है कि इसमें बहुत सारी बातें हैं, बल्कि कई महीनों वर्ष तक बात करते रहें तो कुछ बारीकियां और पकड़ में आएंगी। पर बहुत जल्दी उपसंहार की तरफ बढ़ना है। तो जैसे आपने कहा, वो इतने सारे आयोजन हो रहे हैं, सत्संग आयोजित हो रहे हैं, कथाएं आयोजित हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं उस स्थान पर। तो जो पौराणिक कथा में जहाँ हम संदर्भ अमृत मंथन के साथ जोड़कर देखते हैं, तो अभी ये वैचारिक मंथन जो है वो हमारे भीतर के आलोड़न विलोड़न के द्वारा जो अंदर का अमृत है वो प्रकट हो, वो हमारे जीवन में, वो आचरण में हमारे उस प्रकार की बात आए। वैसी प्रचुर प्रेरणा महाकुंभ से मिले, इसकी इसकी संभावना ही नहीं बल्कि इसी ये श्रद्धा है, उसको लेकर ही इसका इतना अधिक महत्व बढ़ जाता है। पर बहुत संक्षेप में, एक तो ऐसे व्यवस्था की दृष्टि से ना, लोग जब कहीं भी जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि वहाँ पर क्या होगा। हम अनिश्चय रहता है थोड़ा, और यहाँ पे टेंट सिटियाँ बनती हैं विशेष करके कुंभ के आयोजन की। तो मैं तो अमेरिका में हूँ, भारत में बैठे हुए लोग भी सोच रहे हैं हम जाएँ तो कैसे जाएँगे, वहाँ पे क्या होगा वगैरह। तो ये इस बारे में क्या आपको लगता है, बहुत अच्छे से प्रबंध क्या किए गए हैं उसके बारे में और अधिक बताया जाना चाहिए था का? और आपकी क्या जानकारी है? क्योंकि लोग डरे हुए हैं, कई लोग जाएँगे भी, पर कई लोग सोच रहे हैं भाई जाएँ, कुछ हो जाए तो। तो अब ये कुछ लोग कहते हैं भाई श्रद्धा से जाओ, कुछ नहीं होगा। वो बात अपने स्थान पर ठीक है, पर मोटा-मोटी ब्लैक एंड व्हाइट में क्या आपके पास सूचना है? अशोक जी, मैं अगर इसके कुंभ के प्राचीन इतिहास को देखते हुए इस बात को रखूं कि वहां जाने की सुरक्षा की बात, तो कुंभ शताब्दियों से हो रहा है, लेकिन 3-4 बड़े दुर्घटनाओं की इस समय संकेत मिलते हैं। एक पहला मिलता है 1200वीं 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में नागा और वैष्णवों के बीच में वहाँ संग्राम हो गया और उसमें एक अनुमान है कि करीब 60,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वो इस तरह के उल्लेख कुछ स्थानों पर मिलता है। उसके बाद में फिर 1857 का उल्लेख मिलता है जब भारत में इस आज़ादी का पहला आंदोलन शुरू हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई गई और उन्होंने वहाँ पर क्रांति का बीज भी फूँका। विशेष तौर पर नागा साधुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और उस विद्रोह इसीलिए में सबसे पहले 2000 वो स्नान करता है उनका अखाड़ा शायद।
नागाओं को इसीलिए अखाड़ों को उनको सर्वप्रथम, क्योंकि उनको राष्ट्र रक्षा और धर्म की रक्षा का दायित्व नागाओं ने कहा कि हमारा है, और इस तरह से उन्होंने करीब 800 नागाओं का वहाँ पर बलिदान हुआ। वो एक महत्वपूर्ण एक वो था। उसके बाद कोई बड़ी दुर्घटना के बहुत संकेत नहीं है। 1954 में, 1954 में, 1948 में जब आजादी के बाद में पहला कुंभ हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों कुंभ में गए। उन्होंने कुंभ की पूरी व्यवस्थाओं को व्यापक तौर पर देखा, और तथ्य ये है कि करीब 1 करोड़ लोगों ने तब कुंभ में हिस्सा लिया। ये कुंभ में हिस्सा लेने की परंपरा पुरानी है। लोग डरते नहीं है, पूरे विश्वास के साथ में वहाँ जाते हैं। 1954 में एक बड़ी दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में नागा साधुओं का जब जुलूस निकल रहा था, शाही जब स्नान के लिए जा रहे थे, तो उसमें कुछ आम दर्शक भी घुस गए, और उस दौरान थोड़ा संघर्ष हुआ, भगदड़ मची, और उस भगदड़ में करीब 700-800 लोगों की मृत्यु की सूचना है। ये एक बड़ी दुर्घटना एक तरह से उस समय हुई। उसके अलावा कुंभ इतना जब करोड़ों लोग भाग लेते रहे, पिछले कुंभ में भी करीब 18-20 करोड़ लोगों ने भाग लिया, लेकिन किसी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती। छोटी-मोटी दुर्घटनाएँ तो सामान्यतः हर जगह होती रहती है, लेकिन कुंभ की व्यवस्थाएँ बहुत व्यापक होती है। मैंने पिछले कई कुंभ अटेंड किए हैं, हरिद्वार में भी, उज्जैन में भी, और प्रयागराज में 3 बार। तो मैंने हर बार देखा है कि व्यवस्थाएँ बहुत माकूल होती है। कुंभ में एक आशंका के साथ लोग जाते हैं कि करोड़ों लोग जाएँगे, क्या स्थितियाँ रहेंगी? लेकिन वहाँ जाकर के जिन लोगों ने देखा है, तो वहाँ की स्थितियों से संतोषप्रद स्थितियाँ ही अधिकांशतः मिलती है, और अब की बार तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, अनुमान ये है कि 6,400 करोड़ रुपए का तो बजट उनका है, लेकिन लगभग 7,000 करोड़ रुपए की राशि कुंभ के इंतजामात में खर्च होंगे। पूरे प्रयागराज को बहुत व्यापक तरीके से, पिछला कुंभ था 1300 हेक्टेयर में, अब की बार है 4,000 हेक्टेयर में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सिटी बनी है। कुल 25 सेक्टर इसके बनाए गए हैं। एक अलग से जिला बना दिया गया। कुंभवाणी के नाम से अलग से आकाशवाणी का एक स्टेशन भी बन गया। सुरक्षा में करीब 50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। उसके वाटर बोट्स में भी सुरक्षा प्रहरियों को तैनात किया गया है कि किसी भी तरह की दुर्घटना से बच सके। और जो जितने सुरक्षा प्रहरी तैनात हैं, जितने कर्मचारी तैनात हैं, उन सबको पिछले कई लंबे समय से उनको प्रशिक्षित किया गया है कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनके प्रति किस तरह का व्यवहार करें। मैं उल्लेख केवल ये करना चाहूँगा कि अगला कुंभ जो नासिक में होने वाला है, उसकी तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई है। तो लगभग 3 साल तक लगातार सतत तैयारियाँ, और अब की बार तो जब ये था कि ये 144 वर्ष बाद होने वाला महाकुंभ है, तो पिछले लंबे समय से इसकी व्यापक तैयारियाँ चल रही थी। प्रयागराज शहर एक बिल्कुल व्यापक नए स्वरूप में अब दृष्टिगोचर हो रहा है, और एक मॉडल शहर के तौर पर प्रयागराज को देखा जा रहा है। तो इस तरह का, और साथ में आपने टेंट सिटी का उल्लेख किया। अब वहाँ पर हालात ये है कि जैसे 13 को जब शुभारंभ कुंभ का हुआ है, पहले दिन ही वहाँ करीब 1.5 करोड़ लोग पहुँचे हैं, और 1.5 करोड़ लोगों में से जितना टीवी चैनल्स के ऊपर, मैं तो वहाँ नहीं हूँ अभी, लेकिन मैंने कई सारे टीवी चैनल्स पर कई श्रद्धालुओं के इंटरव्यू देखे, साक्षात्कार देखे, और अधिकांश लोगों ने यही कमेंट किया कि सारी व्यवस्थाएँ बहुत सुचारू है, बहुत ज़्यादा अवरोध किसी तरह का नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। एक समस्या अवश्य होती है कि आप जब अपना स्वयं का वाहन लेके जाते हैं, तो बहुत दूर पार्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, और कुंभ जैसे विशाल मेले में जब आप जाते हैं, तो कुछ आपको पैदल चलने की भी, लंबी यात्रा करने की भी आपको संभावनाएँ पूरी हो सकती है कि अलग-अलग जगह दर्शन करने के लिए, और वहाँ लंबे घाट, कई कई किलोमीटर तक लंबे घाट बना दिए गए हैं, तो श्रद्धालु कहीं भी अपना पवित्र स्नान कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास श्रद्धालु ये चाहते हैं कि हम संगम के तट पर ही जाएँ, तो उस समय उनको प्रतीक्षा करने की स्थितियाँ बन सकती है। एक बात जो आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई थी, वो ये गोविंद जी, भी है। 30 सेकंड है बस, पौरा 30 सेकंड में। मैं तो जी। बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि पौराणिक आख्यान कुछ और है, और कुंभ का अगर उपनिषद के दृष्टिकोण से देखा जाए, ज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये हमारी तीनों नाड़ियों का एक तरह से संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती के बजाय ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के संगम को, और एक साथ में ये भी देखते हैं कि अमृत मंथन, तो अमृत मंथन आपने इसका थोड़ा-सा हल्का-सा इंगित भी किया कि हमारे शरीर के अंदर घुस कर के, शरीर ही हमारा समुद्र है, इसी का बिल्कुल, मंथन करें, तो तो शायद अमृत ये इसी में वो से निकले। देवालय प्रोक्तो वाली बात को गोविंद जी के साथ याद करते हुए महाकुंभ के प्रथम दिवस पर बहुत सारी मंगल कामनाएँ आनंद के साथ में, श्रद्धा के साथ में भारत माता की जय-जयकार करते हुए गोविंद जी आपका बहुत-बहुत आभार है। हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।